Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So let's continue this August monthly magazine for PW Only IAS. So PW Only IAS की मैगजीन आती है विच इज़ वेरी गुड फॉर द लाइक अगर आपको कंपाइल्ड वे में करंट अफेयर कवर करना है. सो हम लोग यहाँ पे PW Only IAS की मैगजीन ले रहे हैं. अगस्त की ये मैगजीन है. मंथली हम हर मंथ की ट्राई कि हम लोग कवर करें. और फर्स्टली जो हम इसमें सेक्शन कवर कर रहे हैं वो है सोसाइटीज़ एंड सोशल इशू. ये UPSC स्टेट PCS परस्पेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस आपके आने वाले EPFO एग्जाम में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर यहाँ पे दिए गए हैं. शुरू में जो पहला टॉपिक है स्लम्स इन इंडिया, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो हम एक बार कुछ चीज़ें देख लेते हैं. देखिए, स्लम्स के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आप लोगों को पता है. स्लम्स आर द प्लेस जहाँ पे बहुत वेल मैनेज तरीके से घर नहीं बने होते हैं. कॉमन एक तरीके से वॉशरूम होता है. पानी की प्रॉपर पानी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है. एक जगह पे आपको पानी जाके लेना पड़ता है. छोटे छोटे जो होते हैं वो यहाँ पे एक तरीके से घर और रूम्स अवेलेबल होते हैं. उन्हीं रूम्स में आपको किचन वगैरह ये सब चीज़ें आप मैनेज करते हो. काफ़ी सारे मल्टीपल लोग रह रहे हैं. तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं गरीब तो बिल्कुल होते हैं. पॉवर्टी वाला सिचुएशन तो है ही. यहाँ पे हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड इशूज़ आ सकता है. मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है. तो ये इसीलिए एक सोसाइटी में इंक्लूड किया गया है. सोशल इशू में ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं. हाँ, इससे रिलेटेड इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ के जो लोग हैं दे आर जनरली पुअर, वो अनएम्प्लॉयड भी होते हैं. इनफॉर्मल सेक्टर में काम भी कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं करते, इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज होते हैं. सो इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी हम लोग लिंक कर सकते हैं. बट यहाँ पे क्या बोला है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी एक बार इस चीज़ को कवर करते हैं. सबसे पहले ये देखना है कि वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ इन न्यूज़. ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में क्यों है. तो ये टॉपिक न्यूज़ में है कि इंडिया हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर. इंडिया में काफ़ी सारे स्लम ड्वेलर हैं जो वल्नरेबल सेटलमेंट में रह रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे जो है वो फ्लड प्रोन जो एरिया है, जैसे गंगा रिवर के पास के एरिया है, जो कि क्या बताते हैं ये मूडीज़ रिपोर्ट जो है वो बताती है. अब ये रिपोर्ट बताती क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो है ये क्या है और ये क्या क्या बताती है. तो ये जो है ये एक पब्लिकेशन है जो कौन देता है, मूडी रेटिंग्स देती है. रिपोर्ट जो है वो मूडी आप ये बोल लीजिए, मूडी रेटिंग जो है वो दे रही है, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है, क्रेडिट वर्थिनेस चेक करती है आपकी, राइट. जैसे कि कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज़ की, गवर्नमेंट की कुछ फाइनेंस स्ट्रक्चर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं. तो ये आपको इंसाइट देता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट वर्दीनेस की एंटिटीज़ के बारे में, राइट. चलिए, अब ये करता क्या है, क्रेडिट रेटिंग देता है. मैंने आपको बताया मतलब इसकी जो क्रेडिट रेटिंग का स्केल होता है ना, ये इस तरीके से AAA to C के बेसिस पे ये रेटिंग देता है. रिसर्च एनालिसिस करता है, इकोनॉमिक आउटलुक बताता है, मतलब कि क्रेडिट मार्केट के बारे में बताएगा, इस चीज़ों के बारे में बताता है. तो अभी इतना ही है, अब बहुत ज़्यादा अभी और नहीं देखना इसके बारे में. अब यहाँ पे देखिए कुछ डेटाज दिए हुए हैं. ये डेटा एक बार आप लोग रीड कर लेंगे, इसको समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट. इंडिया में स्लम पॉपुलेशन की बात बताइए, 65.49, मतलब 5.4% टोटल पॉपुलेशन का जो है वो स्लम पॉपुलेशन है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आप देखते हैं. टॉप जो स्टेट है ये याद कर लीजिएगा. इंडिया में बाय परसेंटेज जो है स्लम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, राइट. सिटीज़ विद हाईएस्ट स्लम शेयर में आप देख रहे हैं जबलपुर है. सोशल कंपोजिशन में SC ST की हम बात करें तो 20.4% एंड 3.4%, इतना परसेंटेज ऑफ द पीपल जो है वो स्लम में रह रहे हैं इनमें. क्लियर, ये डेटा की बात थी. ग्लोबल वल्नरेबिलिटी की बात करें, मतलब कि अगर ओवरऑल बात करें, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरऑल बात करें तो जो फ्लडिंग है वो अफेक्ट करती है अराउंड 2.3 बिलियन पीपल को. फ्लड मतलब बाढ़. अभी आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में हमें ये फ्लड वाली सिचुएशन देखने को मिली ड्यू टू बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है, क्लाउड बस्ट हुए हैं अलग अलग जगह पे, राइट. ज्योग्राफी में वो क्लाउड बस्ट वाला टॉपिक आप लोग देखेंगे, वो हुए हैं. तो उस वजह से फ्लड बहुत जगह देखने को हमें मिली. तो इन द ग्लोबल साउथ, अगर हम ग्लोबल लेवल पे साउथ की बात करें, 33% ऑफ द इनफॉर्मल सेटलमेंट जो है वो है फ्लड प्लेन्स में रहते हैं. अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर हमें देखने को मिलते हैं अराउंड इन फ्लड प्रॉन एरियाज. 158 मिलियन, रशिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, ये बताना चाह रहा है आपको, राइट. बहुत सारी जो है ये कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, दे आर कंसनट्रेटेड इन द गंगा रिवर डेल्टा. स्लम ड्वेलर जो है वो दे आर 32% जो है वो ज़्यादा फ्लड प्लेन में रहते हैं. इसके अलावा यहाँ पे बताया है, देखिए कुछ रीजनल हॉटस्पॉट भी बताया है कहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं. साउथ एशियन कंट्री जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये यहाँ पे काफ़ी सारी जो है स्लम पॉपुलेशन जो है वो फ्लड प्लेन्स में रहती है. अर्बनाइजेशन के पैटर्न देखें तो यहाँ पे आपको लैटिन अमेरिका, कैरेबियन एरिया, सब सहारन इंडिया,
इंडिया में 40% ऑफ द स्लम ड्वेलर्स जो है वो अर्बन या सबअर्बन एरिया में रहते हैं। क्लियर। अब स्लम्स पे बात करते हैं। यूएन हैबिटेट की बात करें तो उसने बोला कि एक स्लम हाउस होल्ड वो होता है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक ही रूफ के अंदर रह रहा है अर्बन एरिया में, जिनके पास इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ये डेफिनेशन यूएन हैबिटेट ने दी है। यूएन हैबिटेट ने बोला कि जो हम बता रहे हैं इनमें से कोई भी एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ें जिसके पास नहीं है वो हम मानेंगे स्लम एरिया में रह रहे हैं। ड्यूरेबल हाउसिंग मतलब कोई परमानेंट फिक्स हाउसिंग नहीं है, ऐसा घर कि जो उसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बता सके, क्लाइमेट कंडीशन से बता सके, वो चीज़ नहीं है। सफिशिएंट लिविंग स्पेस नहीं है, 8 लोग रह रहे हैं घर में मान लीजिए, और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा है तो वो रहने की सफिशिएंट स्पेस नहीं है। ईजी एक्सेस टू सेफ वाटर, वाटर अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है, आपको सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, राइट। एजुकेट सैनिटेशन, साफ़ सफाई नहीं है, राइट। आपको या तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने पड़ रहे हैं और वो भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ एंड सैनिटेशन इशू आते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब होता है कितने टाइम पीरियड के लिए आप रहोगे, तो आपका कोई उस घर में रहने का समय निर्धारित और फिक्स नहीं होता है। फोर्स्ड, कई बार आपको ज़बरदस्ती निकाल भी सकते हैं उस घर से। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा नहीं है तो आप कहलाओगे कि आप एक अर्बन एरिया में एक स्लम में रह रहे हो, राइट। तो अंडर स्लम एरियाज़ इम्प्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट जो कि 1956 में आया था, ये तो यूएन हैबिटेट ने डेफिनेशन दी है। अब ये जो एक्ट है ये क्या डेफिनेशन देता है कि स्लम एरिया जो है ये एक ऐसा रेजिडेंशियल एरिया है वेयर बिल्डिंग आर कंसीडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ पे जो बिल्डिंग है वो इंसान के रहने योग्य नहीं है। कैसे? वो ड्यू टू डिलैपिडेशन मतलब टूट फूट हो रखी है, डीकंस्ट्रक्शन हो रखी है बिल्डिंग की, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ओवरक्राउड, और बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं मिल रही है, जैसे पानी नहीं है, लाइट फैसिलिटीज़ नहीं है, सैनिटेशन मतलब वॉशरूम वगैरह। मैंने बताया स्लम में कॉमन वॉशरूम होते हैं, आपके रूम्स में वॉशरूम नहीं है, आपके घर जिस रूम में आप रह रहे हो वहाँ वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, तो ये जो है ये स्लम कहलाएगा। ये कौन डेफिनेशन दे रहा है? स्लम एरिया एक्ट, स्लम एरियाज़ एक्ट 1956। अब 2011 जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखें तो 65.5 मिलियन पीपल जो है वो स्लम में रह रहे हैं। मुंबई में जो है वो 41% इंडिया की स्लम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। देन कोलकाता में 32% जो है वो हमें अर्बन पॉपुलेशन स्लम में देखने को मिलती है। अब अर्बनाइजेशन की बात करें तो 2011 में इंडिया के अर्बनाइजेशन का रेट 31% था, जो कि 2030 तक 40% होने वाला है। अर्बनाइजेशन का मतलब हमें पता है जब लोग गाँव से शहरों में आके बस रहे हैं, काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, ड्यू टू मेनी रीज़न। अब इतने सारे लोग जब आ रहे हैं तो शहरों में ओवरक्राउडिंग हो रही है, शहरों में रहने का स्पेस नहीं है, जिस वजह से स्लम्स में हमें ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं, जिस वजह से स्लम्स हमें इतना ज़्यादा स्लम वाला जो रेजिडेंशियल एरिया है वो हमें देखने को मिलता है। क्लियर? ड्यू टू द मतलब इतना ज़्यादा हैवी जो अर्बनाइजेशन हो रहा है इस वजह से हमें स्लम ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब स्लम के चैलेंजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। जो स्लम में लोग रह रहे हैं उनके साथ चैलेंजेस क्या आते हैं कि उनको बेसिक सर्विसेज नहीं मिलती हैं, साफ़ पानी, सैनिटेशन, बिजली नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, आसपास कोई क्लिनिक वगैरह। एक ऐसा थोड़ी है सोसाइटी की तरह डेवलप है कि आपके आसपास स्कूल, क्लिनिक्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल है, तो लिमिटेड हेल्थ केयर होता है। सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं चौल स्लम में रह रहा है पर्सन, उतना वेल टू डू नहीं है, राइट, मार्जिनलाइज लोग होते हैं कई बार, राइट। तो ये सोशल एक्सक्लूजन, डिज़ास्टर वल्नरेबिलिटी होती है, जैसे हम देख रहे हैं फ्लड प्रोन एरिया है, फायर का डर रहता है क्योंकि इतने क्लोज कॉम्पैक्ट घर हैं कि ये सब डिज़ास्टर वाली इशू भी रहता है। सैनिटेशन का इशू तो आ ही गया है, ओपन डेफिकेशन, नालियाँ बिल्कुल जाम रहती हैं, क्लॉग ड्रेन्स, ये सब चीज़ें। अब फैक्टर क्या है ग्रोथ ऑफ स्लम, क्यों बढ़ रहे हैं? अभी बताया, अभी तो मैंने अर्बनाइजेशन एक्सप्लेन करा। सबसे पहले रीज़न स्लम बढ़ने का कारण ये है कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से शहरों में ओवरक्राउडिंग हो रही है। 2011 में 34.5% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रह रही थी, जिस वजह से दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पे स्लम हमें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। फिर पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ रही है भाई, लोग भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से भी मतलब हाउसिंग की ज़रूरत है, प्रेशर है, जिस वजह से स्लम फॉर्म हो रही हैं, राइट। इनसफिशिएंट अफोर्डेबल हाउसिंग, ये लोग खरीद ही नहीं पाते हैं घर नॉर्मल रहने के लायक, जिस वजह से उन्हें वही बजट में पड़ता है तो उन्हें उसी जगह पे जाके रहना पड़ता है। अफोर्डेबल मतलब इनकम कम है, उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो इनफॉर्मल एरिया में, इस तरीके के एरिया में आपको रहना पड़ता है। पीएम जो आवास योजना थी उसने बात की थी 2 करोड़ हाउसेज़ की है कि हम सबको 2 करोड़ हाउस प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन वो डिमांड अभी भी फुलफ़िल नहीं हुई है। और क्या कारण है? गरीबी है, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, गरीबी है, अफोर्ड नहीं कर सकते मतलब घर नहीं ले सकते, तो इसलिए स्लम में रह रहे हैं लोग, राइट। 90% जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं सिटीज़ में वो स्लम में रहते हैं क्योंकि उनके वेजेस बहुत कम है। डन।
इनएजुकेट अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस, अर्बन एरिया को आप प्लान ही नहीं कर रहे हो, स्लम को भी आप डेवलप नहीं कर रहे हो, स्लम में आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा रहे हो उनको, वो इनफॉर्मल सेटलमेंट जो है उनमें इस तरीके से रेगुलेशन नहीं है कोई। तो सिटीज़ लाइक बैंगलोर एंड कोलकाता में स्लम्स हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी तक प्रॉपर आप एफिशिएंट प्लानिंग से वर्क नहीं कर रहे हो। माइग्रेशन, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वही है अर्बनाइजेशन ही अल्टीमेटली इसका रीज़न। लोग गाँव से शहरों में माइग्रेट भी कर रहे हैं, राइट, और कई बार स्टेट से भी माइग्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ गाँव से शहरों में आ रहे हैं, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी लोग जा रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द जॉब। जैसे यूपी एंड बिहार के लोग जो है वो मुंबई में जा रहे हैं, तो अगेन उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है कि आप उस कॉस्टली एक्सपेंसिव सिटी में सर्वाइव कर पाओगे, तो भी आप स्लम जैसी जगह पे रहते हो। लैंड मार्केट, रियल एस्टेट डायनेमिक्स, मतलब लैंड के प्राइस इतने ज़्यादा जो बढ़ गए हैं कि लो इनकम ग्रुप को ऐसी जगहों पे ही रहना पड़ता है। मुंबई की जो लार्जेस्ट स्लम, मतलब इंडिया की लार्जेस्ट स्लम जो है वो मुंबई में है, दैट इज़ धारावी। तो इस तरीके के इश्यूज़ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं? स्लम का रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो आप बात कर रहे हो रीडेवलपमेंट की, क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे पहले तो लैंड ओनरशिप का इशू है, लीगल इशूज़ आते हैं। टाइटल, मतलब किसके नाम पे ये लैंड है, रीलोकेट करना लोगों के नाम पे, फिर टाइटल मतलब लोगों के नाम पे जगह ट्रांसफ़र करना, तो ये टाइटल ट्रांसफ़र करने का एक इशू रहता है। पैसा, फंडिंग कंस्ट्रेन है। स्लम के रीडेवलपमेंट में अच्छा खासा पैसा लगेगा, लेकिन फंडिंग नहीं आ पाती है कई बार। प्राइवेट इन्वेस्टर आते नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ही नहीं मिलेगा। प्राइवेट इन्वेस्टर प्राइवेट बिल्डिंग और सोसाइटी बनाएंगे ना, क्योंकि वहाँ तो बेच के अच्छे अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, करोड़ की वो एक एक फ्लैट बिकेगा। तो यहाँ पे फंडिंग का इशू रहता है। रेजिस्टेंस फ्रॉम स्लम डवेलर्स, स्लम के लोग खुद ही नहीं चाहते, अगर कोई डेवलपमेंट के लिए आएगा तो दे अपोज कि नहीं यहाँ बिल्डिंग नहीं बनाओगे, नहीं यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं बनाओगे। तो सोशल अनरेस्ट, लीगल चैलेंजेस, ये सब, क्योंकि वो कम्युनिटी इतना स्ट्रॉन्गली टाई है, उनका लाइवलीहुड, उनकी कल्चर की आइडेंटिटी सब उसी चीज़ से बिलोंग करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, रीडेवलपमेंट की बात आप कर भी रहे हो, फिर भी आप बेसिक सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें उतनी प्रॉपरली एफिशिएंट तरीके से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो। दिल्ली में 47% जो है वो हाउस बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर अर्बन पुअर लोगों के लिए, राइट, लेकिन दे आर अनऑक्यूपाइड, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ ही नहीं है। फिर पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, भाई पेपर पे तो बात हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आते आते, प्लान बनते बनते वो इनएफिशिएंसी रह जाती है इम्प्लीमेंटेशन में, राइट। जेंट्रिफिकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ पे क्या देखते हो? वेल्दियर रेजिडेंट जो हैं वो, जैसे क्या होगा, आपने बनाया रीडेवलपमेंट के लिए, अब आपने एक अच्छा सा बना दिया फॉर एग्जांपल फ्लैट, तो उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मल अच्छे लोग चलेगा और स्लम डवेलर फिर उसी एरिया में रह जाते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, नायक मूवी में एक सीन है जिसमें अनिल कपूर जाता है और वो पूछता है कि आप लोग यहाँ रह रहे हो, आपको तो अलॉट हो रखे हैं घर, तो वो घर उसने किसी और को किराए पे दे दिया था जो ढंग का घर बना था, और वहाँ से किराया लेके अपना बेसिक खर्चा चला रहा था, राइट, क्योंकि कमाई तो हो नहीं पाती है। तो ये भी एक तरीका, ये भी एक इशू होता है इनके साथ। अब वो गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है इसके लिए, तो गवर्नमेंट के देखिए मल्टीपल एक्ट है जिनके थ्रू गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि स्लम का डेवलपमेंट कर सके, लोगों को घर प्रोवाइड करा सके। तो उसमें पहला है स्लम एरिया इम्प्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट। इसमें आपने क्या करा है, कुछ लॉ बनाने की कोशिश की है जिसमें आप स्लम इरेडिकेशन की बात को हटा के क्या कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि हम स्लम की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें, उनकी डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें। फिर पीएम आवास योजना जो कि 2015 में आई थी, वो भी कोशिश करती है कि हम सबको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करा सकें, राइट, जिसमें स्लम डवेलर्स भी इंक्लूड हैं। इसमें अराउंड 2 करोड़ हाउसेज अर्बन पुअर को देने की बात की गई है। इसके अलावा नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप नाम से समझ में आ रहा है, ये 1996 में इसको लॉन्च किया गया था। आप स्लम में बेसिक सर्विसेज जैसे वाटर, सैनिटेशन, ड्रेनेज वगैरह ये सब प्रोवाइड करोगे, मतलब बेसिकली स्लम का डेवलपमेंट होगा। वाल्मीकि अंबेडकर मालिन बस्ती आवास योजना 2001 में आई थी, ये भी स्लम के लोगों के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करने की बात देख रही है। बस्ती नाम में है ना, बस्ती स्लम, तो बस्ती मतलब स्लम डवेलर्स के लिए स्पेशली ये बनाई गई है। अब ये तो गवर्नमेंट, देखिए आपने देख लिया क्या इशू है सॉरी, डेटा फैक्ट फिगर देख लिए, चैलेंजेस देख लिए, अब हो क्या सकता है? हमें स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी पे फोकस करना चाहिए, प्रॉपर हाउस, उस तरीके के इंफ्रा पे हमें बात करनी चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव लाने चाहिए, जैसे पीएम आवास योजना है जिसके थ्रू आप अफोर्डेबल हाउस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। फ्लड अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। फिर डेटा एंड मैपिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, मतलब आप सैटेलाइट डेटा वगैरह यूज़ करो जिससे आप पहले से पहले जो इशू आने वाला है, जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो रिस्क आने वाला है स्लम एरिया में, उनको आइडेंटिफाई कर सको, क्योंकि आइडेंटिफाई कर पाओगे तो देन ओनली यू विल एबल टू फोकस ऑन द मिटिगेशन।
लोगों का पार्टिसिपेशन करो प्लानिंग में, स्लम कम्युनिटी के लोगों को खुद इन्वॉल्व कराओ बिकॉज दे आर लिविंग देयर, तो दे नो देयर प्रॉब्लम बेटर। तो आप उनका पार्टिसिपेशन करो स्ट्रैटेजी बनाने में, उनके डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी प्लान्स बनाने हैं उसमें। सस्टेनेबल लाइवलीहुड मतलब उनको इस तरीके का घर मिले जो फिर चीज़ें सस्टेन कर सके फैसिलिटी, ये नहीं आज तो आपने बना दिया और कल वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल ही ना हो। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। लीगल फ्रेमवर्क सेट करो लैंड टेन्योर के लिए, जो कि कितने टाइम के लिए, जैसे आजकल रेंट एग्रीमेंट बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो एक लीगल टाइटल और कितने टाइम के लिए वो वहाँ रह सकते हैं, तो वो टेन्योर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्लियर? तो येस, दिस इज़ द टॉपिक जो स्लम के बारे में हमने पढ़ा। देखिए प्रीलिम्स के बहुत ज़्यादा फैक्ट तो इसमें मैं नहीं कहूँगी, बट ठीक है टॉपिक है, मैं इसके पर्सपेक्टिव से तो हम पढ़ रहे हैं, तो मैगजीन तो हम पूरी पढ़ेंगे। आप लोग अगर चाहो तो मैं एट द एंड बोल रही हूँ बिकॉज आपने यहाँ तक देखिए, इट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट दिस, आप पढ़ना चाहते हो, तो आप चाहो तो ये मेंस वाले टॉपिक स्किप करके सीधा सीधा प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स पे आ सकते हो। इस पार्ट में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर करा है, अगले पार्ट में हम लोग मेडिकल टूरिज्म पे बात करेंगे। शुरू के 2-3 टॉपिक जो हैं वो मेंस के पर्सपेक्टिव्स हैं, तो वो मैं एक वीडियो में एक टॉपिक ले लूँगी, राइट। और फिर जो प्रीलिम्स वाले टॉपिक आएंगे ना, प्रीलिम्स वाले टॉपिक में हम लोग एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर लेंगे बिकॉज उसमें सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें होंगी, तो वो छोटे छोटे टॉपिक होंगे कंपैरेटिवली। ओके, तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सीरीज़ आपकी हेल्प करेगी, ये कंटेंट आपको मदद करेगा आपके एग्ज़ाम में चीज़ों को जो आप सिटिंग नहीं दे पाते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं बैठ के, उसको कवर अप करने में। मैं कोशिश करूँगी सीधी बातें करूँ, बीच में इधर उधर की बातें ना करें, टॉपिक के में हम स्टिक रहें। एंड अगर ये चीज़ बेनिफिशियल लग रही है एंड यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।